आज हम लोक प्रशासन पर वित्तीय नियंत्रण के बारे में चर्चा करेंगे। निजी संस्थानों में एक सुसंगठित उद्यम के प्रधान या मुखिया को महाप्रबंधक के नाम से पुकारा जाता है तथा आमतौर पर ऐसे निजी संगठन संयुक्त प्रवृत्ति का होता है। अमेरिकी लेखकों ने सर्वप्रथम सरकारी क्षेत्र में मुख्य कार्यपालिका या निष्पादक को महाप्रबंधक चीफ कंट्रोलर की संज्ञा दी है। जिस प्रकार निजी उद्यम के प्रधान को महाप्रबंधक कहा जाता है और उस रूप में उसका कार्य उस उद्यम के कार्यों का पर्यवेक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण करना है, ठीक उसी प्रकार मुख्य निष्पादक राज्य के प्रशासकीय तंत्र का प्रधान होता है और उस नाते पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का उत्तरदायित्व उसी के कंधों पर होता है। प्रशासकीय प्रबंध संबंधी नीति और व्यवस्था के नेतृत्व के केंद्र बिंदु के रूप में मुख्य निष्पादन का स्थान अति महत्वपूर्ण है। मुख्य कार्यपालिका के प्रकार, टाइप्स ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव। मुख्य कार्यपालिका के भेद हैं। प्रथम के अंतर्गत नाम मात्र और वास्तविक मुख्य कार्यपालिका में भेद होता है तथा व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में गहरा संबंध होता है। दोनों एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। इस प्रकार की कार्यपालिका में नाम मात्र की कार्यपालिका को प्रशासन के वास्तविक अधिकार प्राप्त नहीं होते, जैसे कि इंग्लैंड का शासक और भारत का राष्ट्रपति। वास्तविक सत्ता मंत्रिपरिषद के हाथों में होती है, जो कि संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, जिसे संसदीय कार्यपालिका कहते हैं। द्वितीय किस्म के अंतर्गत नाम मात्र व वास्तविक कार्यपालिका में कोई भेद नहीं होता है, वास्तव में एक ही कार्यपालिका होती है। मुख्य कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में पृथक संबंध नहीं होता है, दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति दूसरे प्रकार की कार्यपालिका का सर्वोत्तम उदाहरण है। उपयुक्त दोनों प्रकार की कार्यपालिकाओं के अतिरिक्त स्विट्जरलैंड में प्लूरल एग्जीक्यूटिव भी पाई जाती है। स्विट्जरलैंड की इस पद्धति के अंतर्गत कार्यपालिका में 7 सदस्य समान अधिकार रखते हैं और बारी बारी से अध्यक्ष पद का दायित्व वहन करते हैं। मुख्य कार्यपालिका के प्रशासकीय कर्तव्य। प्रशासन के मुखिया के रूप में मुख्य कार्यपालिका का प्रशासन संबंधी क्षेत्र में क्या क्या काम संपन्न करती है, किस प्रकार प्रशासकीय तंत्र को नियंत्रित रखती है, इस प्रश्न का उत्तर लूथर गुलिक द्वारा दिए गए पोस्टकोर से स्पष्ट होता है। इस पोस्टकोर शब्द की रचना अंग्रेजी शब्दों के प्रथम अक्षरों से मिलाकर की गई है। अब हम देखते हैं कि पोस्टकोड का पूरा नाम क्या है। पहला है प्लानिंग, योजना निर्माण। उन कार्यों की रूपरेखा तैयार करना जिनको कि राष्ट्रीय हित में करना आवश्यक है, साथ ही इन कार्यों को संपन्न करने के साधनों का भी निर्माण करना। दूसरा है ओ से बनता है ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संगठन करना। अधिकारी वर्ग का ऐसा स्थायी ढांचा तैयार करना जो कि निर्धारित उद्देश्यों के काम के उप विभागों की व्यवस्था करके उनको क्रमबद्ध करता है तथा व्यवस्था और समन्वय स्थापित करता है। तो अभी तक हुए, पहला है P फॉर प्लानिंग, दूसरा है O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा आता है S यानी स्टाफिंग, कर्मचारियों की व्यवस्था करना। संगठन के लिए कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति, प्रशिक्षण, पदोन्नति तथा अन्य कार्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराना, आवश्यकता अनुसार कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करना भी शामिल होता है। चौथा है D फॉर डायरेक्टिंग, निर्देश देना। निर्णयों को कार्यरूप देने के लिए कर्मचारियों को आदेश, सूचना और अनुदेश देना भी मुख्य कार्यपालिका का प्रथम कर्तव्य होता है। पांचवा है कोऑर्डिनेशन, समन्वय करना। कार्य और संगठन के विभिन्न भागों को परस्पर संबंधित करना और उनमें समन्वय स्थापित करना कोऑर्डिनेशन, समन्वय का प्रमुख कार्य है। छठा इसके अंतर्गत रिपोर्टिंग,
प्रतिवेदन देना। प्रशासकीय कार्यों की प्रगति का ब्यौरा व्यवस्थापिका के समक्ष प्रस्तुत करना प्रतिवेदन या रिपोर्टिंग कहलाता है। और लास्ट है 7वां इसमें, बिफोर बजटिंग, बजट तैयार करना। राज्य की आय व व्यय का पूरा लेखा या विवरण या ब्यौरा रखना, वित्तीय निधि का निर्धारण करना और उसके द्वारा प्रशासकीय यंत्र को नियंत्रण में रखना, जिससे समस्त कार्यों पर नियंत्रण रखा जा सके। ये आता है बजटिंग के अंतर्गत। तो हमने देखा कि पोस्ट कोर, जिसके पहले अक्षर से मिलकर इन सारी चीज़ों का समन्वय इसके अंतर्गत किया गया है और जिसका प्रमुख कार्य है प्रशासन को सही ढंग से संचालित करना। इसके पश्चात ये आता है कि मुख्य कार्यपालिका के प्रशासन संबंधी कार्यों के अंतर्गत किन किन चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है। तो इसके अंतर्गत सबसे पहला है प्रशासकीय नीति का निर्धारण करना, फॉर्मुलेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी। मुख्य कार्यपालिका का प्रथम कार्य प्रशासकीय नीति का निर्माण करना होता है। मुख्य कार्यपालिका का महत्वपूर्ण प्रशासकीय समस्याओं पर विभागीय अधिकारों को निर्देशन या परामर्श देकर प्रशासन की नीति का मार्ग प्रदर्शन करती है। समय समय पर संबंधित अधिकारी मुख्य समस्याओं पर विचार विमर्श और परामर्श के लिए भी मुख्य कार्यपालिका के पास आते हैं। मुख्य कार्यपालिका राष्ट्र हित में प्रशासकीय अधिकारियों द्वारा लिए गए किसी निर्णय को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार भी रखती है। व्यवस्थापिका के पास समय का अभाव होने के कारण वह तो कानून को मोटे रूप में बना तो देती है, लेकिन विस्तृत कानून को लागू करते समय मुख्य कार्यपालिका के आदेशों के अनुसार बनाया व पूरा किया जाता है और यह कार्य प्रशासन के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार प्रशासकीय नीति की रेखाएं, उनका निष्पादन करने का ढंग आदि अनेक बातें मुख्य कार्यपालिका के आदेशों के अनुसार ही होती है। वास्तव में देखा जाए तो कानून और राष्ट्रीय नीति का अधिकांश भाग मुख्य कार्यपालिका के व्यक्तित्व की झलक मात्र होता है। दूसरा इसमें संगठन के विस्तृत रूप का निश्चय करना। राज्य के उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए व्यवस्थापिका को अनेक विभागों, ब्यूरो, आयोगों, मंडलों, कार्यालय और निगमों की स्थापना करनी पड़ती है। संगठन की मोटी बातें तो व्यवस्थापिका स्वयं निर्धारित कर देती है, लेकिन विस्तृत आंतरिक संगठन का रूप तो मुख्य कार्यपालिका ही निश्चित करती है। अनेक प्रकार के हेराफेर जो प्रशासनिक संकटों के उत्पन्न होने से सामने आते हैं, उनका निराकरण करने का अधिकार कार्यपालिका को ही है। तीसरा इसमें कर्मचारियों की नियुक्ति तथा उन्हें पदच्युत करने का अधिकार, द पावर ऑफ अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल। भारत और सभी अन्य देशों में पदाधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार मुख्य निष्पादक को ही होता है। नई नियुक्तियां या तो मुख्य निष्पादक स्वयं करता है या उसके आदेश या सत्ता के हस्तांतरण के अंतर्गत अन्य अधिकारी करते हैं। इसी प्रकार उसके द्वारा नियुक्त अधिकारियों को पदच्युत भी वह स्वयं ही कर सकता है। नियमों के अनुसार कर्मचारियों को पद मुक्त करने का भी अधिकार उसे ही प्राप्त है। वह कानून में उल्लिखित शर्तों के अंतर्गत उन उच्च अधिकारियों को पदमुक्त करने का भी अधिकार रखता है। चौथा इसके अंतर्गत निर्देश व आदेश जारी करने का अधिकार, अथॉरिटी टू इशू डायरेक्शन एंड कमांड्स। मुख्य कार्यपालिका का यह कर्तव्य है कि वह इस बात का ध्यान रखे कि सभी विभाग राष्ट्रीय कानून को समुचित ढंग से क्रियान्वित कर रहे हैं या नहीं। वह समय समय पर राष्ट्रीय हित को दृष्टि में रखते हुए विभागीय अध्यक्षों को आदेश व निर्देशन जारी करता है। विभागीय कार्य ठीक से नहीं हो रहा हो तो उसे वह भी अधिकार प्राप्त है कि वह उसमें हस्तक्षेप करे और कार्यों को समुचित ढंग से निष्पादन कराने के निर्देश, अधिशासी आज्ञाएं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, घोषणाएं और परिपत्र, सर्कुलर आदि जारी करे। इन साधनों से वह प्रशासकीय तंत्र पर पूरा नियंत्रण रख सकता है। पांचवा इसमें संगठन के में संबंध स्थापित करने का अधिकार, पावर ऑफ कोऑर्डिनेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन।
मुख्य निष्पादक के मुख्य कार्यों में एक प्रमुख कार्य यह भी है कि वह समस्त प्रशासनिक संगठन के कार्यों और विभिन्न भागों में समन्वय स्थापित करें। राज्य के क्षेत्र में नाना प्रकार के कार्य चलते हैं और लाखों की संख्या में कर्मचारी उन कार्यों को संपन्न करते हैं। अतः यह स्वाभाविक है कि उनमें गलत प्रकार की प्रतियोगिता प्रारंभ हो जाए, आपस में एक दूसरे से टकराने लग जाएं या कार्य में दोहराव डुप्लीकेशन उत्पन्न हो जाए। इस कारण यह आवश्यक है कि मुख्य निष्पादक इन सभी में समन्वय व सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करें। दो विभागों में उत्पन्न विवाद को सुलझाने का अंतिम द्वार भी शायद मुख्य कार्यपालिका ही है। संगठन में समन्वय तथा तालमेल रखना मुख्य कार्यपालिका का एक प्रमुख कर्तव्य है। नेक्स्ट अगली क्लास में। थैंक यू।